अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनवर लोधी। मेरे साथ आज व्लॉग में मेहमान हैं हसन रऊफ साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीटीआई। उन्होंने जो है वो पहले कुछ अर्सा पहले मेरे प्रोग्राम में एक थ्री प्रॉन्ग स्ट्रेटजी का ज़िक्र किया था, जिसमें इमरान खान साहब की फिज़िकल एलिमिनेशन, पॉलिटिकल एलिमिनेशन और उसके बाद जो है उनको पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस जो है उससे बाहर रखना। और तीसरा फ़ेज़ जो मैं देख रहा हूँ और पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, उसी सिमत में जो है वो काम हो रहा है। लेकिन इसमें एक नई जहत ये आ गई है कि खान साहब जो है उनको लीगल प्रोसेस में इतना उलझा दिया गया है कि वो पार्टी उनकी और वो खुद जो है वो इलेक्शन का सोच भी नहीं पा रहे शायद इस वक़्त। इस हवाले से गुफ्तगू के लिए हमने ज़हमत दी है उन्हें आज एक दफ़ा फिर, तो उनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन राव साहब। वालेकुम अस्सलाम अनवर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत थैंक मेहरबानी यू सर। आपकी, आपने बुलाया। जी, शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताइए, अभी मेरा आपका ट्वीट जो है मेरी नज़र से गुज़रा है और इसमें आपने लिखा कि इमरान खान को इंसाफ़ की फ़राहमी से मुसलसल इनकार, अदलिया के चेहरे पर एक बदनुमा दाग बांध चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने एक जाली और बोगस मुकदमे में नाहक तरीके से सज़ा का फ़ैसला सुनाने में जज दिलावर के साथ गठजोड़ किया, जिसमें वो बेनकाब होने के बाद गैर ज़रूरी इल्तवा के अलानात के ज़रिए इंसाफ में ताख़ीर कर रहे हैं। सर ये क्या क्यों ज़रूरत पेश आई आपको ये ट्वीट करने की? मैंने कल भी ट्वीट किया था और वो भी इसी का एक किस्म का प्रेफेस था। और हमें खौफ था कि जी ये दोबारा किसी न किसी तरीके से एडजर्न करेंगे, और वही आज उन्होंने किया। हमें तो इसका भी यकीन नहीं है कि मंडे को ये केस सुना जाएगा, मंडे को कोई और बहाना कर दिया जाएगा। देखिए, इस केस में बहुत से सिक्कम हैं। हुँ, एक तो पहले ये सेशंस कोर्ट में ये केस जा नहीं सकता था। नैब अगर करती है, रेफर करती है कोई केस, तो वो जाता है मैजिस्ट्रेट के पास, हुँ, वहां से शुरू होता है वो। दैट इज द रेलेवेंट कोर्ट। इन्होंने सेशंस कोर्ट के पास भेजा क्योंकि वहां जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, जो हुँ, जज बैठे हुए थे, वो इनकी गोद में बैठे हुए थे असल में, और पता था कि उससे अपनी अपनी पसंद का ये फैसला ले सकते हैं। कंसिक्वेंटली इन्होंने पहले वहां वायलेशन की कि मैजिस्ट्रेट की बजाय इन्होंने सेशंस कोर्ट में ये किया। फिर जिस तरीके से केस को कंडक्ट किया गया, जिस तरीके से 36 पेज की जजमेंट 30 मिनट में लिखी गई, वो आप लिखिए, मैं तो आपके साथ बैठ जाता हूं, हम ट्राई करते हैं कि हम 30 मिनट में कितने पेजेस लिख सकते हैं। 36 पेज की जजमेंट 30 मिनट में ड्राफ्ट की गई। 12 बजे मुकदमा खत्म किया, 12:30 बजे अनाउंस कर दिया गया उसको। सो ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी टू कंक्लूड कि जी वो जो जजमेंट थी वो प्री डिक्टेटेड, प्री ड्राफ्टेड, प्री टाइप्ड, एवरीथिंग वाज देयर। और हुँ, ये जो केस है ये एक्चुअली शैम था, ये एक कुकू ट्रायल था, और हुँ, इसका जस्टिस के साथ दूर दूर का वास्ता नहीं था। उसके उसके होने के बाद आप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने उसके बाद जो हाई कोर्ट में उस केस को 2 दफा हाई कोर्ट ने वापस भेजा इसको सेशंस हुँ, कोर्ट के पास, इसी जस्टिस दिलावर के पास, कि जी आपके जो जिस तरीके से आपने कंडक्ट किया है वो उसमें ठीक नहीं लगता, आप इसको दोबारा करें। और उसको दोबारा करने की बजाय उन्होंने वो एक दफा नहीं 2 दफा भेजा उन्होंने। भाई हुँ, अगर इसमें प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आप उसी जज के पास वापस क्यों भेज रहे हैं? ये आमिर हुँ, फारूक साहब का कॉन्टेक्ट सामने आता है। 2 दफा भेजा, फिर दूसरी दफा आने के बाद उन्होंने 4 दिन के अंदर अंदर बगैर हमारे विटनेसेस को देखे, बगैर हमें हक के दफा दिए, उन्होंने जजमेंट का ऐलान कर दिया। फिर उस जजमेंट को अब तकरीबन 20 दिन हो गए हैं, और 20 दिन से हमारे जो वकला हैं वो पीछे फिर रहे हैं, भाग रहे थे कि किसी तरीके से हाई कोर्ट में जाके मतलब ये सुनवाई हो। वो सुनवाई क्या हुई? वो सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर सुनवाई हुई। यानी कि आमिर फारूक साहब इतने ज्यादा कंप्लेसेंट हैं, इतने ज्यादा इस गंध में मिले हुए हैं हुमायूं दिलावर के साथ, कि वो सुनवाई भी नहीं करना चाहते थे। वो इस चीज को टाल रहे थे, आगे डाल रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने परसों ये कहा जी कि कल, yesterday, that means on Thursday, कि आप कल के दिन में ये फैसला करें, हम 5 बजे के बाद इसको सुनेंगे। जब इन्होंने सुबह 11 बजे शुरू करने की बजाय पता नहीं इन्होंने 1:30 बजे शुरू किया, 1:30 बजे शुरू किया। उसके बाद ये केस लंबा करते जा रहे हैं, लंबा करते जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि हम ठीक है, आज नहीं, हम अब अभी आज हम जा रहे हैं और कल हम सुबह ये केस सुनेंगे, आज आप जजमेंट देख लीजिए। इन्होंने 3:30 पौने 4 बजे के करीब उसको फिर एडजर्न कर दिया, बगैर किसी वजह के। देयर वाज नो लॉजिक एट ऑल। आप केस को खत्म करें। और खोसा साहब हमारे लॉयर बार बार ये कह रहे थे जी कि आप जो भी आपने फैसला करना है हुँ, हमारे हक में या हमारे खिलाफ, आप आज फैसला दें ताकि हम अगला जो स्टेप है वो ले सकें, दैट मीन सुप्रीम कोर्ट में जा सकें। इन्होंने कल एडजर्न किया। आज नैब जो कि जिसने ये मुकदमा दर्ज किया हुआ है, उसका वकील कहते हैं जी वो बीमार हो गया, वो हुँ, पेट खराब हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। और उसकी बेसिस के ऊपर रादर देन के जी जजमेंट दें, हमारे वकला की गैर मौजूदगी में जज दिलावर ने ये जजमेंट दी थी, हमारे वकला की गैर मौजूदगी में।
हमारे विटनेसेस को सुने बगैर। तो उसको फिर कल मंडे तक एडजर्न कर दिया। अब मंडे में आज पेट में दर्द हुई है वकील साहब के, परसों मंडे को पेट में दर्द हो जाएगी आमिर फारूक साहब के, उसके बाद किसी और के पेट में दर्द हो जाएगी। तो ये पेट में दर्द का केस बन गया है, ये कानून का केस नहीं है, ये पेट में दर्द का केस बन गया है। और मैं क्या इनको क्यों किन अल्फाज में याद करूं? एक मजाक उड़ाया जा रहा है, जस्टिस का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्ट के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा करता हूं। सुप्रीम कोर्ट कल अगर उन्होंने जजमेंट देनी थी तो फिर वो बैठते, फिर वो बैठ के जजमेंट देते। चले अगर नहीं था तो आज इन्होंने जब एडजर्न किया तो दे कुड हैव इंटरवीन्ड, दे शुड हैव इंटरवीन्ड। और उसके बाद जो ऑन टॉप ऑफ दैट अनवर साहब, हमारे वकला की टीम को आज इन्होंने हब से बेजा में रखा है, लिफ्ट में बंद करके रखा है 45 मिनट। और कोसा साहब आपको पता है कि वो हार्ट के पेशेंट हैं जी। और भी ये उनको डराया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। बहुत सारे, मैं जजेस का नाम, अपने लॉयर्स का नाम नहीं लूंगा, जिनको धमकियां आ रही हैं कि आप इमरान खान के केस से अपने आप को डिसोसिएट करें। और आज एक पहला आपने देखा उसको ख्वाजा हारिस साहब के जो मुंशी है उसको किडनैप किया गया, ये आपको पता होगा। जी जी बिल्कुल। उसके बाद आज इन्हें 45 मिनट्स तक इन्होंने लिफ्ट में हब से बेजा में रखा। अभी मैंने स्टेटमेंट रिलीज किया, आप उसको देख लीजिए, मैं आपको भेज देता हूं। हमने उसको चीफ जस्टिस से और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से हमने अपील की है कि आप सरबराह ममलिकत हैं इस वक्त, और दूसरे जो हैं आप अदलिया के सरबराह हैं, आप इंटरवीन करें और आप इस हब से बेजा में रखने की जो इंसिडेंट है इसकी इंक्वायरी करें, क्योंकि जिन्होंने ये काम किया उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमें डर है, हमें खौफ है कि और बाकी इतनी चीजों से जो कि जिनके बारे में कोई किसी किस्म की इंक्वायरी नहीं हो सकी, ये भी उसी तरह से हो जाएगी। सो मल्टी प्रोंग्ड असॉल्ट है, पहले 3 प्रोंग्ड की बात थी, नाउ इट इज मल्टी प्रोंग्ड असॉल्ट। सो ये आई डोंट नो वेयर आर वी हेडेड, मुझे तो नहीं समझ आ रही। तो ये आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि अगर आपको बेल मिल भी जाती है, कालअदम फैसला हो जाता है तोशा खाना के हवाले से जो इमरान खान साहब की अपील है, तो उसके बाद उन्होंने ऑलरेडी कुछ और मुकदमात में भी उनको, जिस तरह साइफर के हवाले से जो सीक्रेट एक्ट का मुकदमा है वो भी कायम किया गया है। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उससे भी उनकी जमानतें मनसूख हो चुकी हैं। तो आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब को ये जल्द बाहर आने देंगे? नहीं, मैं नहीं देख रहा ये जी, ना ही हमारी लीगल टीम देख रही है। ये 9 केसेस ऐसे हैं जिसमें कि पोटेंशियली उनकी अरेस्ट हो सकती है। और आज इंक्वायरी भी, आज उनके पूछ-गुछ भी की गई है वहाँ, कुछ केसेस में, 6 केसेस में अटक के प्रिजन में उनसे पूछगिछ भी की गई है। और वो जो ट्रीजन का केस भी डाला गया, आपको पता है उनके खिलाफ जो है वो जो अमेंडेड एक्ट है, सीक्रेट्स एक्ट, उसके तहत ट्रीजन का केस भी डाला गया, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को भी पकड़ा गया हुआ है। तो हमें बिल्कुल एहसास है इस चीज का कि इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि खान साहब को ये बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक जेल में रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनको इस चीज का भी ख्याल होना चाहिए कि जी जो पेशेंस है अवाम का, वो अपने नहज के ऊपर पहुंचा हुआ है। और हम पार्टी जो है वो सिर्फ इसलिए कि हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो मुल्क में, इसलिए हमने अपने आप को विदहोल्ड किया हुआ है। अभी हम कॉल नहीं दी है, लेकिन हो सकता है कि अगर ये जो इनका कांटेक्ट है वो इसी किस्म का रहेगा, इसी तरह से जारी रखेंगे और जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ते रहेंगे ये, तो फिर हो सकता है कि जी हम भी मजबूर हो जाएं कि हम भी ये जो हमारा जो इस तरह से अभी तक जो हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है उससे हम फिर ओपन प्रोटेस्ट और पब्लिक प्रोटेस्ट का कॉल दें। फिर प्रॉब्लम हो जाएगा इनके लिए जब लोग एक्चुअली सड़कों पर निकलेंगे। और लोग बाय द वे पिछले 3-4 दिन से ऑलरेडी निकले हुए हैं, बिजली के बिलों के खिलाफ निकले हुए हैं। मेरा बिल आया जी, मैं नहीं दे सका हूं, मेरा बिल आया 55,000 का। मेरा बिल ऑर्डिनरी 17-18,000 का आता था, 55,000 का बिल आया। लोग बिलासपुर में, आजाद कश्मीर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, हर तरफ, लाहौर में, हर तरफ निकले हुए हैं और वो कहते हैं कि हम बिल नहीं दे सकते, वी कैन नॉट मेक दिस पेमेंट। आप मसाइल गिन नहीं सकते आप अनवर साहब, आप इतने मसाइल हैं, इतनी अनमौ इकसाम के मसाइल हो चुके हों कि एक्चुअली आपका जो दिमाग है वो आपका साथ नहीं देता अगर आप उनको गिनने के ऊपर आए। तो मैंने आज के आर्टिकल में भी कहा है, मैंने उनको फिर आखिरी 2-3 पैराग्राफ्स में कहा है कि देखिए ये आपने जो नफरतों के बंद बांध दिए हैं, नफरतों के जो आपने दरिया जो है वो बहा रहे हैं, आप इनको भूल जाएं। नफरतों से कौमें नहीं बनती, नफरतों से मुल्क जो है वो नहीं बनते। आपको चाहिए कि आप टेक अ स्टेप बैक एंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड सी कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है मुल्क में। और जब तक आप लोग आपस में बैठ के एक डायलॉग नहीं करेंगे,
یہ جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. یہ جو مسائل ہے پاکستان کے انور صاحب، یہ کسی ایک بندے کے یا اچھا ایک گروپ کے بس کا روک نہیں رہا. یہ اس وقت جو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کے لیے 2 وقت کی روٹی اپنے ٹیبل پہ رکھنا مشکل ہو رہی ہے، ان کے لیے اپنے بچوں کی فیسیں دینا مشکل ہو رہی ہے، ان کے لیے بلز جو ہیں وہ دینا مشکل ہو رہی ہے، ان کے لیے مطلب ٹرانسپورٹ، اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا پاسبل نہیں رہا، ان کی موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا پاسبل نہیں رہا. مطلب ان کی زندگی جو ہے وہ تہس نہس ہو کے رہا. میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. اس ملک میں مہنگائی تقریباً 200% بڑھی ہے پچھلے 1.5 سال میں. 200%. صحیح. تو اچھا رؤف کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک شخص کی نفرت میں آپ نے ملک کو ایک تباہی کے دھانے کے اوپر کھڑا کر دیا ہے. یہ ہے پالیٹکس. ایک شخص کی نفرت میں کہ ہم نے اس شخص کو واپس نہیں آنے دینا. اور کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو اکاؤنٹیبل گردانا چاہتا تھا، آپ کو انڈر دی امبریلا آف لا وہ لانا چاہتا تھا. اس لیے نفرت ہے، کیونکہ اس بے دردی سے آپ نے اس ملک کو لوٹا ہوا ہے کہ آپ کو دنیا کی کوئی بھی عدالت جو ہے وہ پنش کرے گی. کسی عدالت سے آپ نہیں چھوٹ سکتے. اور آپ اس شخص کی نفرت نے آپ نے ملک کو تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا کر دیے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی اسٹریٹجی ہے؟ کیا مطلب ملک سے کیا نفرت ہے آپ کو؟ ملک کے ساتھ کیا چلے؟ اس شخص کے ساتھ تو چلے، اس کو آپ پولیٹیکلی ڈیل کریں نا. الیکشن کروائیں، دیکھیں کہ کیا ہے، اس کی پاپولیرٹی ہے کہ نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ پولیٹیکلی ڈیل کریں. آپ یہ کس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں؟ آپ آج اس کے ساتھ کر رہے ہیں، کل کسی اور کے ساتھ کریں گے. اس طریقے سے ملک نہیں چل سکتا میرے بھائی. میں امید کھونے والے بندوں میں سے نہیں ہوں. میں نے آج اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے، میں اس ملک میں جو میری امید ہے، جو اس کے ساتھ جو میں وابستہ ہوں، وہ وابستگی جو ہے وہ کمزور نہیں ہو سکتی. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہم میلٹ کر رہے ہیں. اچھا لے سر، امید کے حوالے سے یہ تھا کہ جو الیکشن بھی تو عوام کی ایک امید ہوتی ہے کہ وہ اپنے نمائندے چنیں گے، اپنے فیورٹ لیڈر کو چنیں گے، وہ حکومت میں آ کے ان کے مسائل حل کرے گا. لیکن الیکشن کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کو صدر پاکستان کہتے ہیں میرے ساتھ آ کے مل لیں، اور ایک ڈیٹ طے کرتے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے وہ 90 دن کے اندر کوئی بھی ڈیٹ ہو سکتی ہے. وہ ان سے نہیں ملتے لیکن امریکی سفیر سے مل لیتے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، امریکہ کا جو رول رہا ہوا ہے وہ نہ آپ سے چھپا ہوا ہے نہ مجھ سے چھپا ہوا ہے. ہماری پارٹی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے سٹانس ہے کہ کس طریقے سے کیوں ان کی ہماری حکومت کو گرایا گیا. اس سلسلے میں ہم نے ہمیشہ سائفر کا ذکر کیا ہے. ہم نے اس گفتگو کا ذکر کیا ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرو اور ہمارے ایمبیسڈر اسد صاحب کے درمیان ہوئی تھی. وہ سارا کچھ ہم اس کو دوبارہ میں نہیں جانا چاہتا. لیکن دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ الیکشن کرانا ان کی ایجنڈا کا حصہ نہیں ہے. اچھا. کیونکہ ایجنٹ ان کو پتہ ہے الیکشن کروائے تو الیکشنز میں عمران خان ہی جیتے گا اور بہت بھاری اکثریت سے جیتے گا. اب یہ الیکشنز کو پوسٹ پون کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بالکل کلیئر ہے. اگر صدر صاحب اسمبلیز پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر ڈیزالو کرتے ہیں تو صدر صاحب کا پریروگیٹو ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں. یہ کانسٹیٹیوشن میں تھا. انہوں نے ایک بل پاس کروا کے اس کو امینڈ کیا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ صدر صاحب نہیں، وہ الیکشن کمیشن کرے گا. اب بل جو ہے کین ناٹ ٹیک پریسیڈنس اوور دا کانسٹیٹیوشن. بل اس لیے پاس ہوا تھا سر کہ ان کے پاس نمبرز نہیں تھے، ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی بل کو امینڈ، کانسٹیٹیوشن کو امینڈ. کنسیکوینٹلی انہوں نے بل کا سہارا لیا تھا. بل کین ناٹ ٹیک پریسیڈنس اوور دا کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن ریمین سپریم. کانسٹیٹیوشن ڈکٹیٹس کہ جی صدر صاحب کا پریروگیٹو ہے اگر وہ اسمبلی ڈیزالو کریں، اگر وہ اسمبلی ڈیزالو، جو کہ انہوں نے کی ہے پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر، تو انہوں نے تاریخ دینی ہے. صدر صاحب نے اسی لیے بلایا تھا جس کو انہوں نے انکار کر دیا. امریکہ سے ملے تو اس لیے ہیں کیونکہ وہاں بھی گٹھ جوڑ ہے. اچھا. امریکہ کا رول سب کے اوپر آیا ہے. امریکہ کا رول کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. آج جتنی انٹرفیرنس پاکستان کے معاملات میں ہو رہی ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، ہمیشہ رہی ہے، لیکن وہ وقت کے ساتھ بڑی ہے اور پچھلے 1.5 سال میں اس میں شدید اضافہ ہوا ہے. ہم اپنے کسی کام کے کرنے میں ہم آزادی اپنی جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے. ایک اس خطے کے اوپر جنگ کا جو ہے، جنگ کے بادل جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں اس وقت. چائنا کو کنٹین کرنے کی پالیسی ہے. چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے انہوں نے انڈیا کا اژدہا کھڑا کیا ہوا ہے. پاکستان کے اوپر پریشر ہے کہ جی آپ انڈیا کی ایک سبسروینٹ ریاست کے طور کے اوپر کام کریں. انڈیا کا بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی ہم آپ کے اعلی کار اس وقت بنیں گے اگینسٹ چائنا جب آپ پاکستان کی جو افادیت ہے ایز اے نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ وہ ختم کریں.
इसीलिए अमेरिका ने इतना रिएक्ट किया था कि जी जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चले गए थे रूस, तो उन्होंने उस, अगर आप वो साइफर पढ़ें जो कि अब पब्लिक हो चुका हुआ है, इंटरसेप्ट में आया है, कि उन्होंने कहा जी कि वो रूस क्यों गए हैं, और ये जो फेल है ये प्राइम मिनिस्टर का अपना इकलौता फेल था, खुद उन्होंने किया, हालांकि दिस इज कॉन्ट्री टू रियलिटीज। ये जो सरबराह ममलिकत के जो ऐसे ट्रिप्स होते हैं वो 1 या 2 दिन में नहीं प्लान किए जाते, उनमें हफ्ते और महीने लगे होते हैं। इसमें मुल्क के तमाम जो पावर के स्टेक होल्डर्स हैं वो मौजूद थे, उनकी एडवाइस के बाद ये पॉलिसी थी कि हमने जाना है। वो गए थे सब कुछ, लेकिन उनको बुरा लगा, और उसके बाद वो धमकी जो आपने पढ़ी होगी इंटरसेप्ट का जो आया है, उसमें आपने देखा होगा जो साइफर में लिखा हुआ है कि अगर आप इनको नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से रिमूव कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ऑल विल बी फॉरगिवन, और अगर नहीं तो फिर हालात बहुत मुश्किल होंगे। इट्स एन ओपन, और इसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स हुई थी, एक इमरान खान साहब ने प्रिजाइड की थी, दूसरी नवाज शरीफ साहब ने की थी। इमरान खान साहब ने जो प्रिजाइड की थी उसमें आपने डिक्लेयर किया था कि ये साइफर जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इट्स अ ब्लेटेंट इंटरफेरेंस, बेजा मुदाखलत है, और ये भी कहा था कि आपने उनको डिमाश करना है। और जो शहबाज शरीफ साहब की सदारत में ये मीटिंग हुई थी उसमें आपने रेटिफाई किया था फाइंडिंग्स ऑफ द प्रीवियस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग्स। दैट मीन्स के माना गया था कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इंटरफेरेंस हुई है। तो इसमें मतलब वो कौन सी चीज है जो कि सीक्रेट थी, सब कुछ तो पता था, हर बंदे को पता चल चुका हुआ था। तो ये जो अमेरिका के साथ जो हमारा याराना रहा है जो दहाइयों पर मुहित है, उसकी वजह से हमने सिर्फ खोया है, पाया कुछ नहीं, और अब इसको फर्दर कंसोलिडेट करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि हम और कुछ खोएंगे, बहुत कुछ खोएंगे। और अब जो मैं जंग के बादल की बात कर रहा हूं, जो चाइना को कंटेन करने के लिए जो टेंशन है दोबारा इस खत्ते में क्रिएट की जा रही है, तो उसमें पाकिस्तान फिर एक प्लेयर के तौर के ऊपर पाकिस्तान को फोर्स किया जाए कि उसमें आए, और जो उसके बाद अब पाकिस्तान में इतनी सख्त नहीं है कि वो सर्वाइव कर सकेगा एक और जंग। तो मुझे जो खौफ है, मुझे जो डर है वो ये है, और अभी ग्रेजुअली पाकिस्तान को उस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ धकेला जा रहा है। सही। अच्छा, ये रऊफ हसन साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक स्टेटमेंट आई थी कि वो कंसल्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं उनसे इलेक्शन के हवाले से। इमरान खान साहब का भी नाम उन्होंने लिया, लेकिन वो तो जेल में थे, तो कोई इन्विटेशन आपको आई, आपकी पार्टी को आई इस हवाले से? हमारे लोग गए थे कल, उसमें से अली जफर साहब, सेनेटर अली जफर साहब गए थे, और उमैर न्याजी साहब गए थे, और न्याजुल्ला न्याजी साहब गए थे हमारे। वो हमने उनको जाके वही उनके जो टेबल के ऊपर हमने 3 चीजें रखी थी उनको। हमने कहा था नंबर 1 इलेक्शंस 90 डेज में होंगे, उससे ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, नंबर 1 ये डिमांड है। नंबर 2 हमने कहा था लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए सब पार्टीज को, हमें जलसों की इजाजत दें, जुलूसों की इजाजत दें, हमें झंडों की इजाजत दें, जो कि बाकी तमाम पार्टीज को मौजूद हैं और हमें नहीं है। ये लेवल प्लेइंग, ये बेसिकली ये चीजें थी जो हमने डिमांड किया था। और बैरिस्टर अली जफर साहब जब उस मीटिंग से बाहर आए थे तो उन्होंने मीडिया टॉक भी की थी, उसमें इनको दोहराया था उसने। तो हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे, we want no favors for them, we only want elections in 90 days which is constitution की requirement है। और दूसरा हम कहते हैं जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो कि इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो उसके ऊपर वो बिल्कुल बच नहीं कर रहे। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आर फ्री टू डू व्हाटएवर दे वांट टू, लेकिन पीपल्स पीटीआई का अगर कोई झंडा भी लेके निकलता है तो उससे झंडा लिया जाता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अच्छा, अगर आपको लास्ट क्वेश्चन रऊफ साहब, अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिलता, और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो उनको मिल जाता है जिनकी ये ख्वाहिश थी कि खान साहब को जो है वो जेल में डाला जाए, आपके जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनके मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, आपके मुताबिक नहीं होता, तो आपकी क्या फिर स्ट्रेटजी होगी? क्या आवाम को सड़कों पे लेके आएंगे, या कोई एहतजाजी कोई तहरीक शुरू होगी? कोई है आपके जहन में? क्या क्या खाका है आपके जहन? देखिए, मैंने अभी एक पहले आपके सवाल के जवाब में भी मैंने इसका अंदिया दिया था कि जी हम ये ट्रांजिशन कर सकते हैं टू पब्लिक प्रोटेस्ट। लेकिन एक चीज मैं बड़ा क्लियरली मेंशन कर दूं कि खान साहब आजाद हैं या जेल में हैं, ये कुछ भी कर लें, लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है या नहीं है, हम इलेक्शन में जरूर हिस्सा लेंगे, हम इलेक्शंस में जरूर हिस्सा लेंगे। डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको ये भी इल्म होगा कि रिगिंग भी हो सकती है, बल्कि प्री पोल रिगिंग तो ऑलरेडी स्टार्टेड है, जिस तरह से आपके टिकट होल्डर्स और दूसरे लोगों को जो है वो मजबूर किया जा रहा है कि वो ऐलान करें कि वो आपके साथ नहीं है, इसके बावजूद आप जाएंगे इलेक्शन? हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, बल्कि इससे थोड़ी सी बात आगे भी बढ़ गई है। मैंने अपने कल के जो हमारा जो होता है कोर कमेटी का जो बयानिया होता है उसमें मैंने मेंशन किया है कि केपी में हमारे बहुत सारे जो एक्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे उनको
मतलब डराया और धमकाया गया है, उनको खौफ दिलाया गया है कि जी वो पार्टी छोड़ें। 2-4 ने छोड़ दी है वो ठीक है, लेकिन जो नहीं छोड़ रहे, अब उनके ऊपर भत्ते के डिमांड्स आ रहे हैं। पुलिस अच्छा। आके उनको कहती है जी कि आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, आप ये जो आपसे माँग रहा है इनको दे दें, नहीं तो वो आ जाएँगे। पुलिस उसमें complicit है, पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है एज़ अ वेपन ऑफ द स्टेट बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू coerce these people into submitting। तो ये नहीं होगा। ये लोग जो हैं वो अंडरग्राउंड है, इस वक़्त आप जानते हैं सब लोग अंडरग्राउंड हैं। लेकिन अगर ये फ़ील करते हैं कि इन हथकंडों के इस्तेमाल से ये पार्टी को ख़त्म कर सकते हैं, तो मेरे भाई वो नहीं कर सकते। पार्टी रहेगी, पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेगी, जो भी हालात हों, हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, फाइट करेंगे हम लोग। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब आपका मेरे व्लॉग में बहुत आने का। मेहरबानी, इंशाल्लाह आपसे जो है फ्यूचर में भी मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह बहुत मेहरबानी अनवर साहब, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।